आज के वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यू सीरीज पार्ट 3 इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड फ्रेंड्स। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट एंड जितने भी आपके इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनको ध्यान में रख करके ये हम सीरीज लेके आए हैं। पार्ट फर्स्ट और सेकंड इस सीरीज का वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। इस चैनल के वीडियो सेक्शन में उसका वीडियो है और साथ ही साथ लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन, आई बटन एंड स्क्रीन पे दे दूंगी, आप वहां पे चेक कर लीजिएगा। फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज जो है एमसीक्यू से रिलेटेड। तो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से शेयर कर दीजिए, लिंक आप सभी को मिल गया होगा। और पेपर पेन के साथ में रहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जरूर डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, जो भी डिस्कशन होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन रहा स्क्रीन पे आप सभी के, Who is the writer who created the fictional locale of मालगुड़ी? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा राइटर था जिसने मालगुड़ी जैसा एक फिक्शनल लोकल या फिक्शनल सेटिंग जो थी वो अपने वर्क के लिए, अपने लिटरेरी वर्क्स के लिए उसको क्रिएट किया था। एक फिक्शनल वर्क जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी प्लेस, जो उसको बोलते हैं, ऐसा किसने किया था? ऑप्शन ए राजा राव, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी अनीता देसाई, ऑप्शन डी आर के नारायण। तो करेक्ट जो आंसर है फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं, देखिए फिक्शनल जो आइलैंड या बात कर लो फिक्शनल लोकल सेटिंग की, लोग क्रिएट करते हैं, राइटर्स क्रिएट करते हैं स्पेशली अपने नॉवेल्स के लिए। आपने ऐसे बहुत सी सेटिंग्स बहुत से देखा होगा। विवर्ली नॉवेल्स की बात की हमने, उसके बारे में आपने देखा होगा। इसके साथ साथ ससेक्स का भी बात है, वेसेक्स जो एक सेटिंग है उसके बारे में भी बात की, वेसेक्स आइलैंड जो कि हार्डी ने क्रिएट किया हुआ है। तो इसी तरीके से फिक्शनल लोकेलिटी मालगुड़ी है जिसपे बेसिकली अपने वर्क्स को लिखा है, वो राइटर है ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन डी होना चाहिए था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आर के नारायण का है मालगुड़ी, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आर के नारायण ने अपनी जो नॉवेल्स लिखे हैं वो मालगुड़ी जो एक फिक्शनल आइलैंड था या फिक्शनल आपकी सेटिंग थी उस पे बेस्ड ऑन थे। उसके ट्रेडिशन, कल्चर एंड जो एक लिविंग स्टाइल था उसको फॉलो किया हुआ है अपने वर्क्स को लिखने में। तो आर के नारायण से रिलेट करता है मालगुड़ी। नेक्स्ट वन वी हैव हियर, शेक्सपियर स्टैंडर्ड पोएटिक फॉर्म वाज ब्लैंक वर्स कंपोज्ड इन। आपको बताना है कि शेक्सपियर ने जो पोएटिक फॉर्म ब्लैंक वर्स अपने वर्क्स के लिए कंपोजिशन में यूज करा हुआ है, चाहे वो ड्रामा की बात कर लो आप या पोएट्री की बात कर लो, तो आप बताना है कि वो किस फॉर्म में, जिनका ब्लैंक वर्स जो होता था वो किस में कंपोज करते थे, आयम्बिक पेंटामीटर में, अलेक्जेंड्री में, आयम्बिक हेक्सामीटर में या टेट्रामीटर में। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए की बात करते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर होता है जिसमें हम अभी इसके बारे में बताएंगे। ब्लैंक वर्ड्स में जो होता है उसमें कोई भी लाइंस जो होती हैं वो लाइन राइम नहीं करती हैं एक दूसरे से, और ब्लैंक वर्ड्स जो होती हैं स्पेशली जब पेंटामीटर में, आयम्बिक पेंटामीटर में यूज होता है तो इसमें आपके 5 फीट होते हैं, ठीक है, 5 फीट होते हैं जिसमें पूरा मिलाकर के 10 सिलेबल्स होता है, ठीक है, 10 सिलेबल्स। इसमें क्या होता है, पहला जो सिलेबल होगा वो क्या होता है, अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस फॉलोड बाय स्ट्रेस, ठीक है, मींस एक शॉर्ट सिलेबल होता है, वन शॉर्ट सिलेबल, उसके बाद वन लॉन्ग सिलेबल, और इसी तरीके से ये 5 फीट में होते हैं आयम्बिक पेंटामीटर जो कि 10 सिलेबल्स का, इसमें एक लाइन में 10 सिलेबल्स होती हैं, ओवरऑल 5 फीट, एक अनस्ट्रेस, दूसरा स्ट्रेस, एक अनस्ट्रेस, फिर दूसरा स्ट्रेस, ये ऐसा इसका सीक्वेंस होता है। तो जो पोएटिक फॉर्म यूज करा हुआ है ब्लैंक वर्ड्स लिखने में, उसमें कंपोजिशन जो की गई है, जिसमें जो एक सिलेबल्स का जो यूज करा हुआ है वो आयम्बिक पेंटामीटर के फॉर्म्स में अपनी लाइंस को लिखा हुआ है विलियम शेक्सपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आप सभी के, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जॉनर डिड विक्टोरियन लिटरेचर अचीव इट्स ग्रेटेस्ट सक्सेस? आपको बताना है, विक्टोरियन लिटरेचर की बात हो रही है, 1837 से 1901 का टाइम ड्यूरेशन है विक्टोरियन एरा का हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, और आपको बताना है वो कौन सा ऐसा जॉनर था जो कि विक्टोरियन एरा में एक ग्रेटेस्ट सक्सेस के फॉर्म में एग्जिस्ट हुआ या एक उभर करके आया, उसका नेम बताना है। ऑप्शन ए ड्रामा, ऑप्शन बी एपिक पोएट्री, ऑप्शन सी द एसे, ऑप्शन डी है नॉवेल। तो इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट क्या आंसर है उसके बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो ऑप्शन जी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है,
द नॉवेल मीन्स नॉवेल्स जो थे वो मैक्सिमम द ग्रेटेस्ट जॉनर या प्रोमिनेंट एक जॉनर था विक्टोरियन लिटरेचर का, विक्टोरियन एज का, क्योंकि जो भी नॉवेल्स लिखे गए हैं वो कहीं ना कहीं कंटेम्प्रेरी जो सब्जेक्ट मैटर था उसको पिक करते हुए राइटर्स ने, नॉवेलिस्ट ने नॉवेल के सब्जेक्ट मैटर को पिक किया हुआ है, लिखा हुआ है। अपने आसपास की एनवायरनमेंट, आप अपने आसपास की जो सोसाइटी थी उससे इन्फ्लुएंस होकर के नॉवेल्स लिखा हुआ है। एंड दैट्स व्हाई अगर हम विक्टोरियन एरा को देखना चाहते हैं रियल में कि विक्टोरियन एरा का टाइम ड्यूरेशन जो था या उस टाइम पे क्या क्या पॉलिटिकल इश्यूज थे, क्या क्या सोशल इश्यूज थी, इकोनॉमिक इश्यूज थी, तो आप वो बेसिकली वो नॉवेल्स पढ़ करके वो देख सकते हो या समझ सकते हो। बेसिकली जो इम्पोर्टेंट जो नॉवेलिस्ट है यहाँ पे चार्ल्स डिकेंस की हम बात कर लें, इसके साथ ही साथ थॉमस हार्डी हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट हैं इस एरा के। और विमेन्स नॉवेलिस्ट की बात करें तो जॉर्ज इलियट, वर्जीनिया वुल्फ, ये इंपॉर्टेंट नॉवेलिस्ट इस एरा से बिलोंग करती हैं। और ऐसे नॉवेल्स जो लिखे हुए हैं वो इस टाइम ड्यूरेशन के बेस्ट नॉवेल्स हैं जो कि इंग्लिश लिटरेचर में काउंट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्क की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं स्क्रीन पे। A game of chess, the second section in the Wasteland, is also the title of a play to which T.S. Eliot refers in his notes. That's the play was written by. आपको बताना है A Game of Chess एक प्ले का भी नेम है। वो प्ले किसने लिखा हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन वेस्टलैंड का, ये बेसिकली वेस्टलैंड जो है वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सेकंड जो सेक्शन है वेस्टलैंड का वो A Game of Chess है। बट इसी सेम चीज से, सेम टाइटल से रिलेटेड एक ड्रामा भी है। आपको उस ड्रामा के ड्रामेटिस्ट का नेम बताना है, किसने उसको लिखा हुआ है, जिसका मेंशन टी.एस. इलियट ने अपने नोट्स में उसको रेफर करते हुए बताया हुआ है। तो ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं, बेन जॉनसन। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, मॉर्लो ने लिखा हुआ है। सी की बात करते हैं, थॉमस किड ने लिखा हुआ है। या डी, थॉमस मिडलटन ने लिखा हुआ है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए आप सभी फ्रेंड्स। और मुझे क्वेश्चन बताइएगा कमेंट सेक्शन में, वेस्टलैंड किस ईयर में पब्लिश हुआ है, ठीक है। वेस्टलैंड पब्लिश्ड इन विच ईयर, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा या चैट बॉक्स में आप सभी। और इसके आंसर की बात करेंगे इस क्वेश्चन की, जो रिलेट करता है कि इस सेम टाइटल से रिलेटेड जो ड्रामा था उसके ड्रामेटिस्ट का नाम था ऑप्शन डी, थॉमस मिडलटन। ओके, थॉमस मिडलटन इज द करेक्ट आंसर भी है। अब इस ड्रामा की बात कर लेते हैं, अ गेम ऑफ चेस, जो कि एक सटारिकल ड्रामा है, ठीक है। इसको लिखा हुआ है मिडलटन ने, सटारिकल ड्रामा है जो कि फर्स्ट टाइम जो पब्लिश हुआ है ये 1624 में पब्लिश हुआ है, ठीक है। मैं ड्रामा की बात कर रही हूँ, आप उसको मत समझिएगा इसे कि वेस्टलैंड की बात कर रही हूँ, उसके सेक्शन सेकंड सेक्शन की बात कर रही हूँ। यहाँ में स्पेसिफिकली ड्रामा से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बस इसमें नेम वो दिया गया है, तो इसीलिए हम ड्रामा का डिस्कशन कर रहे हैं कि थॉमस मिडलटन का अ गेम ऑफ चेस विच वाज अ ड्रामा दैट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1624। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, who had described Bacon as the wisest, brightest, meanest of mankind। ये आपको बताना है कि ये किसने बेकन के लिए बोला है, the wisest, brightest, meanest of mankind। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बारी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए मैकॉले, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन सी डॉक्टर जॉनसन या ऑप्शन डी हू वॉल्कर। तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे रहा जो उसका क्वेश्चन है, उसका आंसर है ऑप्शन बी। Alexander Pope had this quotation, had this phrase about the Bacon. Bacon was the great essayist of the Elizabethan era, जिनके बारे में बात करते हैं हम, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, इम्पोर्टेंट इनके जो एसेज इन्होंने लिखे हुए हैं, बेसिकली इनके जो थे एपिग्रामेटिक स्टाइल पे बेस्ड ऑन हुआ करते थे। एक बहुत ही ऐसा स्टाइल जो कि विटी वे में पब्लिश होते थे और एक बहुत उसको पढ़ने में थोड़ा सा आपको ज्यादा माइंड यूज करना होता है, वो बेसिकली साइंटिफिक चीजों पे बेस्ड ऑन हुआ करते थे। एंड द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट, मीनेस्ट ऑफ द मैनकाइंड वाज सेड बाय द Alexander Pope about Francis Bacon. Next one we have the movement that which originated in the late 18th century, emphasizing subjectivity, inspiration, and primacy of the
इंडिविजुअल इज नोन एज। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन पूछा गया है, घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे मेंशन हो रहा है लेट 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी का मेंशन हो रहा है, तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ बात हो रही है, ये देखिएगा लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। तो उस मोमेंट के बारे में बताना है कि जो लेट 18th सेंचुरी में एम्फोसाइज हुआ और बेसिकली सब्जेक्टिविटी, इंस्पिरेशन, प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअलिज्म से बेस्ड ऑन था, वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जो लेट 18th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ है। ऑप्शन ए रेनेशा, ऑप्शन बी एग्जिस्टेंशियलिज्म, ऑप्शन सी नेचुरलिज्म, ऑप्शन डी रोमांटिसिज्म। और बिना डिले किए हुए इसके आंसर की बात करेंगे हम, तो करेक्ट जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन डी होगा। और दोस्तों जल्दी से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर भी दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ इस वीडियो को स्पेसिफिकली लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और लास्ट में जरूर वॉच आउट करिएगा जो भी एंड स्क्रीन पे वीडियो होगा। और इसके साथ ही साथ इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप ढूंढोगे आपको इस चैनल पे अवेलेबल मिलेगा। एंड अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा, द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ द ब्लिस ट्रिलॉजी, The final installment of the Abyss trilogy by Amitav Ghosh is called। देखिए ये इंडियन इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपके, स्पेशली यूजीसी नेट के एग्जाम में या पीजीटी के एग्जाम में, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। और क्वेश्चन का आंसर ट्रायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे होते हैं। ट्रायोलॉजी में 3 चीजों का इंक्लूजन होता है, जो भी इंपॉर्टेंट जो नॉवेल या फिक्शन होते हैं उसमें आपको बताना है कि फाइनल या थर्ड जो ट्रायोलॉजी थी, थर्ड वर्क था इस ट्रायोलॉजी का, वो कौन सा था, इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए फ्लड ऑफ फायर, ऑप्शन बी सी ऑफ पीस, ऑप्शन सी है रिवर ऑफ स्मोक, या ऑप्शन डी है द सर्कल ऑफ रीजन। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर है, विच इज द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ द आइबिस ट्रायोलॉजी बाय अमिताभ घोष। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका ऑप्शन ए है। इससे रिलेटेड अगर फैक्ट्स की बात करते हैं तो ये 3 जो इसके ट्रायोलॉजीज में से 3 जो इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट जो था वो था सी ऑफ पॉपीज, ठीक है, 2008 में ये पब्लिश हुआ है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसकी बात कर रही हूँ, फर्स्ट वन आप समझ जाइएगा। सेकेंड वन था रिवर ऑफ स्मोक जो कि 2011 में पब्लिश हुआ है, सेकेंड मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ। एंड थर्ड इज published in 2015, this is the third installment, okay। तो ये है ओवरऑल जो बात करें तो ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन था, जो कि ओपियम जो वॉर था उस पे बेस्ड ऑन है, स्पेसिफिकली ये हिस्टोरिकल फिक्शन ऑफ अमिताभ घोष। दिस इज कॉल्ड आइबिस ट्रायोलॉजी, जिसमें आपको ये तीनों इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट वॉज सी ऑफ पॉपीज, सेकेंड वॉज रिवर ऑफ स्मोक एंड थर्ड वॉज फ्लड ऑफ फायर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज दिस इज द फाइनल इंस्टॉलमेंट ऑफ द आइबिस ट्रायोलॉजी। नेक्स्ट वन वी हैव द थ्योरी ऑफ मिमेसिस was introduced by। मिमेसिस की जो थ्योरी थी वो किसने इंट्रोड्यूस करी है, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शंस मैं आपको दे देती हूँ। ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है एरिस्टोटल, ऑप्शन सी है होमर, ऑप्शन डी है ड्राइडेन। तो मिमेसिस का जो अर्थ होता है या मीनिंग जो बात करते तो उसका होता है अनुकरण करना, इमिटेट करना, ये मतलब होता है इसका। मिमेसिस का मतलब होता है इमिटेशन। तो इसको जो दिया हुआ है, इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है इस थ्योरी को, अगर उसकी बात करते हैं तो वो है हमारे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्लेटो। तो ये करेक्ट आंसर होगा, जो कि बेसिकली है ये क्रिएशन ऑफ आर्ट से रिलेटेड है, और इस थ्योरी को जो दिया गया है वो दिया है इसको, दैट वाज गिवन बाय प्लेटो। नेक्स्ट वन वी हैव द ट्रेजेडी ऑफ फेरेक्स एंड पोरेक्स इज द अदर टाइटल ऑफ। फेरेक्स एंड पोरेक्स की बात करते हैं, इसका अदर टाइटल क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बारी एग्जाम में इसको अगर हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगर क्वेश्चन आता है तो ये इजी लेवल के क्वेश्चन में से इंक्लूड होता है। तो द ट्रेजेडी ऑफ फोरेक्स इज द करेक्ट आंसर, दैट द अदर टाइटल इज द गॉर्बोडेक। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। गॉर्बोडेक की बात करते हैं तो थॉमस नॉर्टन और ये थॉमस सैकवेल का वर्क है, नॉर्टन एंड सैकवेल।
एंड इसके साथ ही साथ ये जब पब्लिश हुआ है तो ये पब्लिश कब हुआ है, 1561 में पब्लिश हुआ है। नोट डाउन करते चलिए आप सभी। एंड दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, फर्स्ट ट्रेजेडी written in English language या English literature, first tragedy in of English literature। ओके, ये है, बोला जाता है इसको, जिसको थॉमस नॉर्टन एंड सैकविल ने इसको लिखा हुआ है, पब्लिश हुआ है 1561 में। नेक्स्ट वन which we have here on the screen, in which poem does W.B. Yeats uses the phrase a terrible beauty is born। terrible beauty is born की बात हो रही है और आपको इसमें बताया भी गया है कि ये किसकी पोयम है। ये है पोयम W.B. Yeats की। तो W.B. Yeats की जो ये पोयम है, किसमें इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है, जो कि ये दिया गया है कि टेरेबल ब्यूटी इज बॉर्न, ये किस में मेंशन है। ऑप्शन ए है अमंग स्कूल चिल्ड्रन, ऑप्शन बी द सेकंड कमिंग, ऑप्शन सी ईस्टर 1916 या ऑप्शन डी है बाइजेंटियम। तो ये करेक्ट जो आंसर की बात करते हैं तो दिस इज taken from the poem of W.B. Yeats that was Easter 1916। तो ऑप्शन सी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं टोटल्स मिसलेनी वाज पब्लिश इन द ईयर। टोटल्स मिसलेनी की बात हो रही है, आपको बताना है कि ये किस ईयर में पब्लिश हुआ है। ऑप्शन ए है 1552, ऑप्शन बी है 1557, ऑप्शन सी है 1560, ऑप्शन सी डी है 1564। टोटल मिसलेनी की बात करते हैं तो ये बुक है थॉमस वेट एंड हेनरी होवर्ड का है, ठीक है, थॉमस वेट एंड हेनरी होवर्ड, जिसको हम बोलते हैं, ये सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का सीक्वेंस है। इसमें सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, पहले इस वर्क के बारे में बात करते हैं, फिर आंसर के बारे में बात करेंगे कि किस ईयर में पब्लिश हुआ है ये। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1557 में ये पब्लिश हुआ है टोटल मिसलेनी, जिसको रिचर्ड टोटल ने इसको एडिटर थे इसके, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड टोटल्स मिसलेनी। एंड बेसिकली बेस्ड ऑन है पोएट्री पे, बेस्ड ऑन है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का इसमें सीक्वेंस है। और वर्क किसका है, हेनरी होवर्ड, अर्ल ऑफ सरे जिसको बोलते हैं, एंड थॉमस वेट का। नेक्स्ट वन वी हैव द क्वेश्चन, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम इज एन एसे रिटन बाय। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम जो एक क्रिटिकल एसे है स्पेसिफिकली फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करते हैं इसकी, तो इसमें जो दिया गया है हैमलेट किस वजह से ये लेट इतना कर रहा था कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था, और इसी वजह से एक क्रिटिकल ऐसे लिखा गया है, जो कि किसने लिखा है ऐसे को, आपको उसका आंसर देना है। इजी क्वेश्चन फिर से आपके स्क्रीन पे है ये, और अब तक आपने आंसर भी कर दिया होगा। तो ऑप्शन ए है टी.एस. इलियट, ऑप्शन बी एफ.आर. लेविस, ऑप्शन सी आई.आर. रिचर्ड्स, ऑप्शन डी ग्रीनब्लैट। तो करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन ए है हमारा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए, टी.एस. इलियट हैड रिटन दिस वर्क हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, पूरा टाइटल था इसका, ये है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। दिस इज अ क्रिटिकल ऐसे जो कि फर्स्ट टाइम जो अपीयर्ड हुआ है, ये हुआ है 1920 में पब्लिश हुआ है। किस में पब्लिश हुआ है, किस वर्क में इसको पब्लिश करा था, द सैक्रेड वुड में, ठीक है, द सैक्रेड वुड वाज द क्रिटिकल ऐसे जिसमें इसको ऐसे को पब्लिश करा गया था। और हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम की बात करते हैं तो ये एक जो था कि हैमलेट को जो अपनी ड्यूटी थी उसको एवेंज लेने की, अपने फादर की डेथ की, मर्डर की अंकल क्लॉडियस से, तो किस वजह से वो इसमें डिले करता है और किस वजह से वो डिसीजन की जो एक क्वालिटी थी उसमें कि वो बहुत प्रॉम्प्ट नहीं था अपने डिसीजंस को लेने में और बहुत ही डिले कर रहा था इस चीज में, तो वही हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से इसमें ब्रीफ करा हुआ है टी.एस. इलियट ने। And here we have the next question, who among the following is credited with the making of the first authoritative dictionary of English language? English language का जो एक authoritative जो एक डिक्शनरी था लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया था, इसका क्रेडिट किसको जाता है, आपको इसका आंसर बताना है। ऑप्शन ए बिशप बर्कले, ऑप्शन बी है सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन सी है एडमंड बर्क, ऑप्शन डी है होरेस वॉलपोल।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, उसकी जल्दी से बारे में बात कर लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। सैमुअल जॉनसन वाज क्रेडिटेड विद द मेकिंग ऑफ द फर्स्ट ऑथोरिटेटिव डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं जॉनसन्स डिक्शनरी। ओके, इसको बोला भी जाता है जॉनसन्स डिक्शनरी, जो कि पब्लिश हुआ है किस ईयर में, 1755 में। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन में आ गया आपके कि जॉनसन्स डिक्शनरी वाज पब्लिश इन विच ईयर, तो वो होगा हमारा आंसर, दैट इज कॉल्ड 1755 एंड द आंसर इज सैमुअल जॉनसन। ओके, तो ये हमारा फुल टाइटल है, आ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। दिस वाज द डिक्शनरी दैट वाज इन इंग्लिश लैंग्वेज published in the year 1755 by Dr. Samuel Johnson. And friends, here we have discussed the important questions related to English literature and basically जो point था हमारा डिस्कस करने का कि वो आपका ये माइंड में रख करके कि जो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स होने वाले हैं इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड, और इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट के एग्जाम्स होने वाले हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहो। पार्ट 3 था, जैसा मैंने बताया अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड से रिलेटेड वीडियो, तो आप इसको जरूर वॉच आउट करिए, जो हमारा इसी सीरीज से है, एमसीक्यू सीरीज फर्स्ट एंड सेकंड। इसके साथ ही साथ इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जा करके आप वॉच आउट कर सकते हो जो भी कंटेंट आपको चाहिए। इसमें मैक्सिमम वीडियोस अपलोडेड हैं आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो यहाँ पे डाल रखा है। प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जा करके चेकआउट कर लीजिए और वीडियो सेक्शन में भी कर लीजिए। साथ ही साथ कम्युनिटी टैब पे आप क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, तो उस पे भी आप पार्टिसिपेट करिए और आंसर करिए, जो भी क्वेश्चंस पोल में होंगे उनको आंसर करिएगा और जल्दी से शेयर भी कर दीजिए इस सेशन को। और अभी लाइक नहीं किया तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। सी यू in next video. Till then, keep watching English Literature with English Zone.